तो यार वी आर टू डिस्कस अबाउट ट्रैफिक और टाइमर कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या एल्गोरिदम है इसमें। बेसिक एल्गोरिदम, जैकबसन एल्गोरिदम और लास्ट में एक एल्गोरिदम है कान्स एल्गोरिदम। तो तीन एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि भाई नेटवर्क में जब भी कोई रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को, है ना, और वो जब वो रास्ते में, तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो ट्रैफिक बहुत हाई हो या फिर ट्रैफिक बहुत लो हो। जब ट्रैफिक हाई होता है तो होता ये है कि जो एक्नॉलेजमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक हाई है और उसकी वजह से टाइम को भी ज़्यादा रखना होगा ना, टाइमर को भी ज़्यादा रखना होगा। अगर छोटी वैल्यू को रखेंगे तो होगा ये कि टाइमर जो है पहले एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा, तो उससे ये है कि दोबारा से रिट्रांसमिशन होगा, जिससे होगा ये कि नेटवर्क में काफ़ी सारा इशू आएगा, कंजेशन भी हो सकता है। अगर लो ट्रैफिक है तो टाइमर को काफ़ी छोटा रखना चाहिए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आसानी से पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। अगर उसको बड़ा रखेंगे टाइमर को, तो होगा ये कि अगर एक्नॉलेजमेंट आया और वो पहुंचा नहीं किसी वजह से, फिर भी काफ़ी टाइम तक जो है सेंटर जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, क्योंकि टाइमर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ट्रैफिक लो हो तो टाइमर की वैल्यू को काफ़ी बड़ा रखते हैं। अगर स्मॉल हो, अगर जो है ट्रैफिक हाई हो, तो टाइमर की वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं। कंक्लूजन ये है कि टाइमर को जो है इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द नेटवर्क। अगर लो ट्रैफिक है इन नेटवर्क में तो टाइमर को डिक्रीज होते रहना चाहिए। अगर ट्रैफिक काफ़ी हाई है तो उसको इंक्रीज होते रहना चाहिए। अब कुछ एल्गोरिदम है जो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं वेदर इट शुड इंक्रीज और डिक्रीज। द वेरी फर्स्ट एल्गोरिदम इज बेसिक एल्गोरिदम। इसमें ये है कि भाई द वैल्यू ऑफ टाइमर फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट इज इंक्रीज, तो आने वाले सेगमेंट के लिए टाइमर की वैल्यू को बढ़ा देंगे अगर पिछले वाले ने, है ना, उसमें राउंड ट्रिप में ज़्यादा टाइम लग गया था, है ना। ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, तो पिछले वाले में अगर ज़्यादा टाइम लगा तो आने वाले के लिए टाइमर की वैल्यू को बढ़ा देंगे। पिछले वाले में कम टाइम लगा तो टाइमर की वैल्यू को कम कर देंगे। बेसिक एल्गोरिथम यही है। तो सबसे पहले बेसिक एल्गोरिथम में द स्टेप फॉलोड अंडर बेसिक एल्गोरिथम, पहला सेंडिंग अ सेगमेंट। तो सपोज अगर कोई भी एक सेगमेंट भेजा गया, है ना, उसका राउंड ट्रिप टाइम जो है IRTT1 है। ठीक है, तो पहला सेगमेंट गया और वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई IRTT1 में, क्योंकि राउंड ट्रिप टाइम है जो कि जाने से, मतलब डेटा पैकेट भेज के और एक्नॉलेजमेंट वाला जो टोटल टाइम है डेटा पैकेट भेजने में और रिसीव करने में, उसको IRTT1 कहते हैं, है ना। तो सेंडर जो है एक टाइमर सेट कर देता है ना फर्स्ट सेगमेंट के लिए, टाइमर बोलते हैं उसको। उसके बाद जो है रिट्रांसमिशन होगा, उसकी वैल्यू मानेंगे 2 टाइम्स जो इनिशियल अज्यूम किया कि भाई राउंड ट्रिप टाइम ये होना चाहिए, है ना, उसके डबल बिल्कुल। उसके बाद वो टाइमर एक्सपायर होगा। सपोज एक्नॉलेजमेंट अपने टाइम पे आ गया तो ठीक है ना, मतलब अपने एक्चुअल टाइम पे आया, उसकी वैल्यू को ARTT1 मानते हैं। सपोज क्या था IRTT1 और आया ARTT1 में, है ना। अब सेकंड ये है कि भाई दूसरे सेगमेंट को भेजा, तो दूसरे सेगमेंट को भेजने में क्या होगा कि भाई यहाँ क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि भाई अभी वाले का जो है IRTT1, तो खैर IRTT2 हो गया, अभी वाले के लिए पिछले वाले का जो अज्यूम किया था टाइमिंग इनटू अल्फा, और 1 माइनस अल्फा जो एक्चुअल में पिछले वाले सेगमेंट को टाइम लगा, है ना। तो जो अज्यूम किया था इनटू अल्फा और 1 माइनस अल्फा जो एक्चुअल टाइम लगा। अल्फा क्या है, स्मूथिंग फैक्टर। स्मूथिंग फैक्टर क्या है, बेसिकली ये स्मूथिंग आरटीटी है। हाँ, तो स्मूथिंग आरटीटी है भाई कि राउंड ट्रिप टाइम, तो राउंड ट्रिप टाइम की वैल्यू कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, तो उसके लिए एक एवरेज काइंड ऑफ थिंग निकाल लेते हैं हम और उसको फिर यूज करते हैं, उसको स्मूथिंग बोलते हैं, है ना, स्मूथिंग आरटीटी बोलते हैं। तो शायद वहीं से डिराइव किया गया एग्जैक्टली इवन आई डोंट नो। सेंटर सेंट्स सेंटर सेट्स टाइमर, है ना। और यहाँ पे फिर से जो है टाइमर को रखते हैं 2 टाइम्स IRTT2 को यहाँ से इस फॉर्मूले से पुट करके निकाला गया। ठीक है, एडवांटेज क्या है बेसिक एल्गोरिथम में, एक तो सबसे पहले आसान है, डायनेमिक है, क्योंकि इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और पिछले वाले को कंसीडर करके उसके हिसाब से बढ़ाते घटाते हैं। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑफ, और हाँ यही बात है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई पिछले टू क्यों यूज करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ पता नहीं है। जैकबसन ने बोला कि भाई इस एल्गोरिथम को आई कैन मॉडिफाई अ बिट, तो उसने बोला कि भाई देखो
मान लो कि इनिशियल टाइम राउंड ट्रिप टाइम IRTT1 है, तो सपोज करते हैं कि पहला सेगमेंट गया है ना, और एक्नॉलेजमेंट जो है IRTT1 टाइम के बाद आएगा, पर उसमें थोड़ा डेविएशन है, उस डेविएशन को ID1 मानते हैं, ठीक है। तो आफ्टर सेंडिंग पैकेट पर सेगमेंट सेंडर ने एक्सपेक्ट किया कि भाई ID1 टाइम जो है एक्स्ट्रा टाइम डेविएशन के बाद है ना, तो IRTT1 टाइम तो लगना चाहिए था और डेविएशन मान लो ID1 है, तो जो टाइम और टाइमर की वैल्यू रखेंगे वो 4 टाइम्स वो डेविएशन और जो हमने एज्यूम किया था वैल्यू कितना टाइम लगना चाहिए, है ना। नाउ सपोज एक्नॉलेजमेंट फॉर फर्स्ट, तो अगर एक्चुअल टाइम जो लगा वो ARTT1 लगा, है ना, एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम पहले सेगमेंट के लिए, तो एक्चुअल डेविएशन क्या है, जो हमने अज्यूम किया था IRTT1 और जो एक्चुअल में टाइम लगा। अब दूसरे सेगमेंट की बारी है, तो यहाँ भी एक जनरल फॉर्मूला है, प्रोबेबली वही है, शायद नहीं, शायद पिछले वाले जैसा ही है क्या, हाँ शायद वही है। तो IRTT n+1 ये जो भी है अल्फा स्मूथिंग फैक्टर दोबारा से, तो सेंडर computes the value of initial deviation for the second segment using रिलेशन है उसको यूज करके n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दोबारा से आंसर निकालते हैं। यहाँ भी वही है कि भाई दूसरे वाले के लिए अगर टाइम और टाइमर की वैल्यू निकाली तो 4 टाइम्स ID2 क्या है भाई, ID2 है कि भाई डेविएशन कितना है, एक्चुअल डेविएशन है कितना, एक्चुअल नहीं मतलब जो एज्यूम किया गया था डेविएशन वो है कितना, वो यहाँ से निकलेगा। उसमें पिछले वाले डेविएशन को भी कंसिडर करते हैं, पिछले वाला वो डेविएशन जो कि एज्यूम किया था और पिछले वाला वो डेविएशन जो एक्चुअल में था, और ऐसे ही IRTT2 की वैल्यू को भी यहाँ से निकालेंगे जिसमें IRTT1 को कंसिडर किया गया था, जो कि भाई मान लिया गया था कितना टाइम लगना चाहिए, और ये जो एक्चुअल टाइम लगा था, ठीक है। तो यहाँ भी एक्चुअल डेविएशन जो है जो टाइम अज्यूम किया था और जो एक्चुअल टाइम लगा, ठीक है, सिंपल है। प्रॉब्लम ये है एल्गोरिदम, बेसिक एल्गोरिदम जैक्सन है कि दोनों में पिछले वाले वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई कंसिडर एक ऐसा केस कंसिडर करो कि एक्नॉलेजमेंट अराइव हुआ सेंडर के बाद, और वो तब अराइव हुआ जब टाइमर मतलब टाइमर वेंट ऑफ, है ना, तो सेंडर विल हैव टू रीट्रांसमिट दैट सेगमेंट, सेंडर दोबारा भेजेगा उस सेगमेंट को, नाउ फॉर सेगमेंट टू बी रीट्रांसमिटेड, तो सेंडर को रीट्रांसमिट करने के लिए टाइम और टाइमर की जरूरत है जिसमें पिछले वाले की वैल्यू चाहिए। अब पिछले वाली वैल्यू तो है नहीं क्योंकि पिछली बार जो एक्नॉलेजमेंट है वो आया ही नहीं, तो पता ही नहीं चला डिले कितना था, एक्चुअल टाइम कितना लगा, ये सब कुछ पता ही नहीं चला ना, और टाइम और टाइमर पता ही नहीं पिछले वाले का। तो इस केस में भाई ये दोनों नहीं है, तो कान बोलता है कि भाई देखो, कांस एल्गोरिथम बोलता है कि भाई व्हेनेवर सेगमेंट हैज टू बी, जब भी सेगमेंट को रिट्रांसमिट करना है तो बेसिक और जैकबसन एल्गोरिथम मत लगाओ, उसके बजाय फॉलो करो इंस्टेड द डबल, तो पिछले पिछले वाले के जो इंस्टेड डबल द टाइम ऑफ टाइमर व्हेनेवर द टाइमर टाइम्स आउट एंड मेक्स अ रिट्रांसमिशन, मतलब जब भी टाइम आउट हो जाए तो उसके बाद पिछले वाले टाइमर जो टाइम सेट था टाइम और टाइमर था उसका डबल कर लो, सिंपल।